हमने पेन ड्राइव लगा दी है ना। स्टार्ट करें? तो सबसे पहले गुड मॉर्निंग। दूसरा काम बेटा, आप दिखेगा नहीं क्या? आपको बन जाएगा ना बोर्ड? हाँ, परेशानी होगी तो फिर आगे पीछे होना पड़ेगा आप लोगों को, है ना? कैसे करोगे बेटा? कोई आगे पीछे हो सकते हो क्या? हाँ, बैठ सकते हो वहाँ पे, यहाँ पे। हाँ, यहाँ पे आ जाओ, अगर तकलीफ होगा तो देख लो भाई, हो जाएगा ना। हाँ, दूसरी बात ये है कि ये बच्ची नई आई हैं तो उनको हेल्प करना पढ़ने में, ठीक है? किनका फ्रेंड है ये आप में से? कौन सी स्कूल से हैं आप? और इसमें से कोई दीपशिखा वाले हैं? कोई नहीं है? अच्छा, चलिए ठीक है, बैठिए, सामने बैठ जाए। हाँ, चलो दरवाजे के पीछे लगा देना। चल, हाँ, दरवाजा बंद कर दे दो बेटा उनको। चलिए, एक बात आप देखना बेटा, यहाँ पे जो भी चीज़ आपको पढ़ाई जाएगी उसमें थोड़ा सा आपको तकलीफ हो सकता है, आज फर्स्ट डे है इसलिए, ठीक है? बाकी हमारे यहाँ पढ़ना बहुत आसान होता है। क्यों आसान होता है? क्योंकि जो चीज़ पढ़ाई जाती है उसको अच्छे से सिखाया जाता है, ठीक है? इसलिए ज़्यादा आसान होता है। दूसरी बात, आज जो पढ़ोगे ना, और मैडम जब वो आपको उसमें ऐप में इनरोल करेगी तो उनसे पूछना है मुझे कहाँ से पढ़ना स्टार्ट करना है, ठीक है? तो वो पूरी जानकारी आपको दे देगी। क्लास के बाद आप इनरोल कर लीजिएगा क्लासेस, ठीक है? कैसे कैसे करना है वो मैडम बता देगी पूरी कहानी, ठीक है? चलो, यहाँ आज हम पढ़ेंगे रासायनिक संयोग का सेकंड पार्ट, रासायनिक संयोग के नियम का सेकंड पार्ट। पहला तो हो गया कल, तो आपने कौन सा 2 नियम पढ़ा था? एकदम आसान है। क्या है? पहला नियम कहता है कि द्रव्य की अविनाशता के नियम, द्रव्यनष्ट तो होता नहीं है। इसका मतलब है जितने पदार्थ अभिक्रिया में भाग लेते हैं उतने ही उत्पाद बनते हैं। या यूं कह सकते हैं कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया से उत्पन्न होने वाले उत्पादों का जो द्रव्यमान होता है, कुल द्रव्यमान होता है, अभिक्रिया में भागने वाले अभिकारकों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। यानी अभिकारक जितना लिया गया, अभिक्रिया में भाग लिया, उसका जितना टोटल द्रव्यमान होगा उतना ही उत्पाद का भी द्रव्यमान होगा। एकदम आसान। दूसरा बोल दिया गया है कि स्थिर अनुपात का नियम। स्थिर अनुपात के नियम में क्या कहा गया है? कि कहा गया है कि अनुपात स्थिर है। किसका? किसी भी यौगिक में जो उनके तत्व होते हैं, किसी भी यौगिक में जो उनके अवयवी तत्व होते हैं, उनके द्रव्यमानों का अनुपात हमेशा स्थिर रहता है, चाहे उस पदार्थ को किसी भी जगह से प्राप्त किया जाए या किसी भी विधि से प्राप्त किया जाए। ये बहुत जरूरी बात, ठीक है? अब ये 2 विधियां तो याद हो गई हैं, करेक्ट ना? याद है ना? और हम जो स्टेप्स चल रहे हैं वो सारी चीजें याद आ रही ना? रिवीजन करने की तो जरूरत नहीं पड़ेगी ना किसी एक दिन। रिवीजन करने में क्या है, मैं तो बता दूं ये टॉपिक एक दिन में हो जाएगा, लेकिन उससे बात नहीं बनेगी। उससे बात तब बनती है जब हमने पीछे जितने भी पढ़ा है उसको एक बार रिवाइज करते रहिए। हर बार रिवीजन करना पड़ेगा। यानी आप अपनी पढ़ाई में कभी भी बेटा ये टॉपिक 1, टॉपिक 2, टॉपिक 3, टॉपिक 4 या चैप्टर 1, चैप्टर 2 ऐसे नहीं पढ़ते हैं। ऐसे पढ़ने से कभी भी हम सक्सेस नहीं हो सकते, क्योंकि जब आप यहां से यहां जाओगे ना तो ये थोड़ा मिट जाएगा आपके दिमाग से। जैसे ही आप यहां जाओगे ना ये पूरा मिट जाएगा आपके दिमाग से, और यहां जाओगे ना तो जितनी मेहनत पहले दिन लगा था ना इसको पढ़ने में, लगभग बराबर उतना ही मेहनत इसमें लगेगा। तो प्रॉब्लम क्या हुआ? सर ये तो हमारी गलती है कि हमारा दिमाग याद नहीं कर सकता है। वो तुम्हारी गलती नहीं है, वो होता ही है, ठीक है? क्यों? अगर मैं बोलूंगा कि अभी तुम लोग 10वीं किसमें 11वीं में हो, तो 9वीं के कोई भी क्वेश्चन करूंगा तो भले एकदम आसान लगेगा सोचने में, और जाके जब पढ़ोगे ना एक बार तो बहुत आसान लगेगा। लेकिन नहीं पढ़े और बिना पढ़े मैं आपसे पूछूंगा ना कोई क्वेश्चन तो लगेगा यार ये तो बड़ा जबरदस्ती टेस्ट ले रहे हैं सर इसका, जो कि हम छोड़ चुके हैं।
मैं किसी एक सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहा हूं, समझ रहे हो ना। लेकिन अगर मैं बोलूंगा एक बार पढ़ के बस आ जाना ऐसे ही, एक दिन की पूरी तैयारी में उसका एग्जाम दिला सकते हो आप, तो क्या जरूरी था। आज 11वीं में भी आप 9वीं को अच्छा बना सकते हो एक दिन की तैयारी में, जिसके लिए पूरे साल भर रगड़े थे। सही है ना। तो ये क्या समझ में आता है कि हमारा दिमाग कैसे काम करता है। हमारा दिमाग जैसे हम आगे बढ़ते हैं, पिछले वाला हमारे लिए आसान होने लगता है। वैसे चैप्टर के साथ भी है कि अगर हम जैसे आगे बढ़ेंगे ना, तो पीछे बहुत आसान हो जाएगा। तब होगा जब उसका एक रिवीजन जरूर कर लें। तो रिवीजन को हमेशा शामिल करना है, हमेशा। बोलेंगे सर समय नहीं निकलता है। मैं मानता हूं बेटा, जब आप काम करते हैं, कोई भी काम करेंगे लाइफ में, आपके पास टाइम इस तरह से जिंदगी बनी हुई हमारी कि हमारे पास समय का बहुत ज़्यादा अभाव होगा। और जब समय का अभाव होता ही है तो इसकी शिकायत तो करने बनता ही है। लेकिन फिर भी हमें वहीं पर जो बच्चा मैनेज कर लेता है इन चीज़ों को, उन्हीं को बोलते हैं ज़्यादा सक्सेस होता है। बाकी तो हर इंसान एक बराबर है ना। समय आपको भी उतनी घंटे मिले हैं, सबको टाइम सबको एक बराबर मिला है। बोलेंगे दिमाग अलग अलग मिला है। हाँ, थोड़ा बहुत फर्क आता है, एकदम फर्क नहीं आता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ें। हमारा तीसरा नियम है गुणित अनुपात करना। ये सबको याद हो चुका है ना, मुझे पता है, ये बहुत जरूरी है ना। चलिए, गुणित अनुपात का नियम। ये नियम बड़ा अजीब सा नहीं लगेगा आपको, मेरे को लगा था अपने टाइम पे, पढ़ाई के टाइम पे। ठीक है, कुछ यौगिक बंध, कुछ तत्व होते हैं जो आपस में रिएक्शन करेंगे ना, तो एक ही प्रकार का कंपाउंड नहीं बनाता है, 2-3 प्रकार का कंपाउंड बनाता है। जैसे मैं आपको बताता हूं, कार्बन और ऑक्सीजन की रिएक्शन होता है। अब ध्यान से सुनिएगा, आप जहां सबको पता है कार्बन और ऑक्सीजन की रिएक्शन होता है तो क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड भी बन सकता है। 2 अलग प्रकार के पदार्थ हो गए, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, 2 प्रकार के यौगिक बने। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रिएक्शन होता है तो 2 तरह की चीजें बनती है। यहां पर भी पानी तो बनता ही है, लेकिन हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी बन सकता है। मतलब मैंने क्या कहा आपको, ध्यान से सुनिएगा, यहां पर ध्यान दीजिएगा। कार्बन और ऑक्सीजन की क्रिया से हम 2 तरह के पदार्थ बना सकते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की क्रिया से भी 2 प्रकार के पदार्थ बनते हैं, H2O, H2O2। सल्फर और ऑक्सीजन की क्रिया से ये 3 प्रकार के पदार्थ बनाते हैं। कौन कौन सा, SO, SO2, SO3। देखते जाइए, मैं क्या बताने वाला हूं बाद में बताता हूं। ठीक है, नियम यहीं पे आएगा, नियम यहीं पे आएगा। फिर देखिए यहां पे एक और एग्जांपल दे देता हूं मैं आपको। चलो इसी में समझा देता हूं आपको, यहां पर कुछ चीजें समझाता हूं। चलो एक एग्जांपल और दे देता हूं। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की क्रिया से भी बहुत सारे पदार्थ बनते हैं। कौन कौन सा, N2O, NO, ये N2O है, NO है, N2O3 है, N2O4 है और N2O5 है। ठीक, क्या देख रहे हो, यहां पर कुछ अजीब सा चीजें देखने को मिल रहा है। जैसे मैं अगर कुछ और एग्जांपल दे दूं, क्लोरीन और फ्लोरीन की रिएक्शन कराऊंगा तो यहां पर बनता है ClF, ClF3, ClF5, ClF7 भी बन सकता है। सर आपको तो कैसे याद रहता होगा, इतना होशियार नहीं हूं, चिंता मत करिए, आपसे कम हूं। ठीक है, आप बिल्कुल सोचा मत करिए। मेरे इस क्लास में बेटा आपके पहली बार आया हो, आपको पता नहीं, हमारे क्लास में टीचर लोग गधे होते हैं, बच्चे लोग होशियार होते हैं। बोले क्यों, हम ऐसा समझाते हैं कि बच्चा हमसे होशियार हो जाता है तो हम ही गधे हो जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए कभी डरने की जरूरत नहीं है ना टीचर से। टीचर हमेशा आपका सहयोगी रहेगा। चलो हो गया क्लियर। आपको कैसे याद रहता है, मैं सिखा दूंगा ना, मैं हर चीज सिखाऊंगा, टेंशन मत लीजिए। 11th बहुत कुछ सिखाता है बेटा, बहुत कुछ सिखाता है केमिस्ट्री में। 11th अगर ठीक से पढ़ लिया ना, सही तरह से, सही मैंने बोला रिवीजन जरूरी है। तो जब भी क्लास स्टार्ट करता हूं तो थोड़ा सा मोटिवेशन देता हूं, थोड़ा सा गाइडेंस देता हूं ना। ये क्यों देता हूं, क्योंकि यही है ताकत। ये पढ़ना लिखना कोई ताकत थोड़ी है, ये तो इसके उसी के ताकत के बेस पर हम काम करते हैं। चलिए साहब,
आप अभी सोच रहे हो सर इतना कैसे याद रखें, नहीं कुछ नहीं याद करना, कोई तुमको याद करना ही नहीं है। एक समय जरूर आएगा आपके पास इसी साल जब आपको ये बता दिया जाएगा कि अपने आप बता सकते इसमें ये बन सकती है। ठीक है, आपको इलेक्ट्रॉनिक बनाने आ गया ना, फिर बताऊंगा आपको, चिंता मत करिए। तो आप देख रहे हो जब कोई दो तत्व आपस में संयोग करके दो या उससे ज्यादा यौगिक बना रही होती है तब यह नियम लागू होता है। नियम दिखाऊं एक बार, देखोगे? थोड़ा सा दिखाता हूं, अभी दिखाता नहीं, मैं थोड़ा सा वो छिपा के रखता हूं इसलिए। पहली लाइन में लाइन लिखा हुआ देखो, जब दो तत्व संयोग करके दो या दो से अधिक यौगिक बनाते हैं। क्या बोला गया? दो तत्व आपस में रिएक्शन करते हैं और दो से अधिक यौगिक बनाते हैं। तो कुछ कहानी बोल रहे, आगे मत पढ़िएगा, पाप लगेगा। ठीक है तो क्या बोला मैंने? जब ऐसा होता है तो कुछ खास बात होगी। क्या खास बात होगी अभी समझ में नहीं आएगा, मैं बोलूंगा तो। ठीक है, जब दो या दो से अधिक तत्व आपस में संयोग करते हैं तो एक मजेदार बात होगी। एक तत्व का हमेशा निश्चित द्रव्यमान होगा। जैसे यहां पर दो तत्व है, एक है कार्बन है, एक है ऑक्सीजन है। यहां पर कार्बन एक एक है, तो एक कार्बन का द्रव्यमान कितना होता है? 12। ऑक्सीजन दूसरा देखिए, दूसरा तत्व क्या? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना है? 16। यहां पे कितना है? 32। तो एक तत्व का द्रव्यमान स्थिर रहता है, निश्चित रहता है, जबकि दूसरे का अलग अलग होता है। ठीक है, दूसरे का भिन्न भिन्न होता है। भिन्न शब्द उपयोग करते हैं हम लोग, बड़ा अपने आप को हिंदी में होशियार समझने के लिए, पर क्या करें, अलग अलग शब्द है ना। तो क्या समझ में आया? इतना परिभाषा तुमको खुद ही याद हो गया। जब दो तत्व आपस में संयोग करके दो या अधिक यौगिक बनाते हैं तो एक तत्व का द्रव्यमान स्थिर होता है, परंतु दूसरे का भिन्न भिन्न होता है, जो कि आपस में सरल अनुपात में होते हैं। जो अलग अलग होता है ना, वो आपस में सरल अनुपात होते हैं। कैसे? मैं ऑक्सीजन का अनुपात ऑक्सीजन के साथ लूं तो क्या मिलेगा? 16:32, यानी कि 1:16, 16 16 दूनी 32। देखो, एक सरल अनुपात हुआ। सरल अनुपात किसको बोलते हैं? 1:2:3:3, ऐसे रेगुलर होता है ना, उसको सरल अनुपात कहते हैं। नियम याद भी हो गया, देख लीजिए, सबसे कठिन नियम है ये इस टाइम की पढ़ाई में। ठीक है, क्या है बेटा? खुद सोच सकते हो, बोल सकते हो कि नहीं बोल सकते? बोलो, क्या बोला मैं? इसी को देखो, जब दो तत्व आपस में संयोग करके दो या अधिक, दो से अधिक यौगिक बनाते हैं तो एक तत्व का निश्चित द्रव्यमान दूसरे तत्व के अलग अलग द्रव्यमान से संयोग करती है। एक तत्व का निश्चित द्रव्यमान स्थिर है ना, एक तत्व का स्थिर द्रव्यमान भी लिख सकते हो, निश्चित द्रव्यमान भी लिख सकते हो, दूसरे तत्व के भिन्न भिन्न द्रव्यमान से संयोग करती है, जो कि आपस में, जो भिन्न भिन्न वाला वही है, जो कि आपस में सरल अनुपात में होते हैं। यह अनुपात कैसा है? सरल अनुपात। रट्टा मत मारो बेटा, जितना ज्यादा रट्टा मारोगे ना वो आपको फेलियर बनाते जाएगा जिंदगी में। मैं आपको बताता हूं, मैं क्लास 1 2 3 4 5 को छोड़ देता हूं, एकदम बच्चे थे हम लोग, थोड़ा बड़े हो जाते हैं ना, 6वीं 7वीं 8वीं तक थोड़ा बड़े हो जाते हैं ना, तो उस टाइम थोड़ा दिमाग खुलता है, यार ये आदमी अच्छा नंबर लाता, अच्छा होशियार है, ये आदमी गधा है, मैं किस जगह पे हूं, ये अपन दिमाग लगाते हैं ना। तो मैंने एक चीज देखा है कि मेरा एक दोस्त हुआ करता था, क्लास 6 से लेकर के मेरे साथ वो पढ़ा 10 तक, उसके बाद कहीं और चला गया। क्लास 6 से लेकर के 10 तक वो हमेशा टॉपर। ठीक है, नाम नहीं बताऊंगा, बुरा लगेगा मतलब हो सकता ही नहीं में से किसी के पेरेंट्स हो, तो और ज्यादा बुरा हो जाएगा, है ना। फिर वो टॉप किया, उसके बाद जब वो हम लोग 11वीं में गए तो कोई दूसरा बच्चा टॉपर होना शुरू हुआ। लेकिन मेरी पोजीशन, मैं कभी टॉपर नहीं बनना चाहता था कभी भी, लेकिन हाँ मेहनत पूरा करता था। सीखने वाली बात, जो पढ़ा मैंने सीखा, इसीलिए मेरी स्टाइल जो पढ़ाने का है ना, उस चीज को गहराई तक ले जाने का होता है ताकि आपके लिए बेहतर हो जाए। ऐसे ही मैं पढ़ता था और मैं कभी रटता नहीं था। ये हो गया कलंकमारी कहानी, मेरी याद हो गया। एग्जाम के दिन मुझे गुणित अनुपात के नियम में गुणित मतलब एक गुना, क्या बोलते देखो ना, 16 एकम 16, 16 दूनी, एक कम दूनी, आ गया नहीं आ गया, तो इसको गुणित अनुपात कहें। 1 2 3 या 1 2 3 4 ऐसा ही आएगा, 1 2 3 4 5, ये जो अनुपात आएगा इसको गुणित अनुपात कहते हैं। इसलिए इस सरल अनुपात को क्या कहते हैं? गुणित अनुपात कहते हैं। यानी गुणा हो रहा है, गुणन हो रहा है, मतलब इसका दुगुना दूसरे में, फिर तिगुना होगा, कोई तीसरा यौगिक बनेगा तो तिगुना हो जाएगा। यानी तीसरा यौगिक अगर बन जाता है तो ये क्या बनाना चाहिए? इसको ये बनाना चाहिए। समझ रहे हो? कहीं भी पर देखिए, बोलो सर यहां पर तो ऐसा नहीं दिख रहा है, वो भी बताऊंगा, चिंता मत करिए। यहां पर भी देखिए,
हाइड्रोजन एक है, दो है, अगर सॉरी ऑक्सीजन एक दो है, तीसरे में तीन होने जाना चाहिए, अगर तीन यौगिक बनाएगा तो। ऐसे ही देखो, एक यौगिक दो यौगिक बना तो ये बना, तीसरा यौगिक बना तो ये बना, है ना, और चौथा यौगिक बन जाता तो SO4 हो जाता। साइंस समझ में आ रहा है? तो ये कहता है साइंस की संभावनाएं आगे तक जाती हैं। इसीलिए तो ये मैं कह रहा हूं कि वही बच्चा, वही दोस्त मुझसे आज मिलते हैं और बोलते हैं यार तेरा टेक्निक सही था पढ़ने का, जिसकी वजह से तुमको अपने काम में तुमको तकलीफ नहीं होती है, ठीक है। और वो बोलते हैं कि सर घिस रहे हैं यार बस सरकारी नौकरी में। तो ये एक चीज है, चलो ठीक है, मैं कह रहा हूं वही बात तुमको कहता हूं मैं। जरूरी नहीं है कि आप गवर्नमेंट की नौकरी ना करें, करें, अच्छा है, बड़ी आराम से रहते हैं, थोड़ा वो रुतबा भी रहता है, कलेक्टर वगैरह बन गए तो रुतबा रहता है, जहां से जाओगे सलाम सर। और जिस दिन रिटायरमेंट हुआ उसके बाद जो रोज सलाम मारता था ना, अच्छा रिटायर्ड है ये थोड़ी सी गलत हो जाती है, ठीक है। फिलहाल बात करें, पढ़ाई हो गई, याद हो गया, परिभाषा भी याद, मतलब उसकी क्या बोल, परिभाषा नहीं बोल सकते, हाँ परिभाषा ही बोल सकते, डेफिनेशन बोल सकते हैं, पूरा नियम याद हो चुका है, चेक कर लो। क्या क्या बोला मैंने? जब दो तत्व, दो या दो से अधिक तत्व नहीं ना, दो ही तत्व रिएक्शन कर रहा है, जब दो तत्व अभिक्रिया करके दो या अधिक यौगिक बनाते हैं तो एक तत्व के निश्चित द्रव्यमान से दूसरे तत्व का भिन्न भिन्न द्रव्यमान संयोग करें जो कि आपस में सरल अनुपात में होते हैं। मैंने परिभाषा यहां पे लिखा, अगर वो अच्छा नहीं लगेगा तो मैं दूसरे तरह से लिख दूंगा। तो देखो, जब दो तत्व में जब लगा देता हूं अच्छा लगेगा, देख सुनने में। मिला क्या? जब दो तत्व संयोग करके दो या अधिक यौगिक बनाते हैं तो एक तत्व के भिन्न भिन्न द्रव्यमान जो एक दूसरे से निश्चित द्रव्यमान से संयोग करते हैं आपस में सदैव सरल अनुपात में होते हैं। ये लिखा है ना, यहां पर जो लगा दी ना, जो दूसरे तत्व की निश्चित एक तत्व का भिन्न भिन्न द्रव्यमान जो कि दूसरे तत्व के निश्चित द्रव्यमान से संयोग करते हैं आपस में सदैव सरल अनुपात में होते हैं। अगर ये शब्द, ये भाषा कठिन लग रहा हो तो मैं सरल कर देता हूं, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। किसी भी चीज को जरूरी नहीं है कि जैसा वो लिखा है A to Z वैसे छापें, लेकिन बात वही कहे तब सही है, ठीक है, समझ में आया ना। अब जैसे बोल सकते हैं कि भाई आपको मैंने इंफॉर्मेशन दिया कि राम प्रसाद जो है किराने दुकान से आलू लेके आया, ठीक है। अब आपने एग्जाम में लिख दिया कि राम प्रसाद जो है वो मार्केट गया, सब्जी वाला मेरा आलू लेके आ गया। गलत कहां हुआ? हां, वो हमने मार्केट की बात ही नहीं किया। अब हो सकता है कि उसके मोहल्ले के दुकान होगा एक, वो मार्केट थोड़ी हो सकता है वो, है ना। और हमने दुकान की बात किया था और सब्जी वाला आ गया वहां पे, दो चीज गलत हो गया, ठीक है। तो वही पर बात होता है कि अपने मोहल्ले के ही किसी दुकान से उन्होंने आलू लेके आया था। तो बात समझ में आ गई? तो सेंस को सही तरह से पकड़ना जरूरी है, ठीक है। नहीं तो फिर आप किस दूसरे तरह से बोल सकते हैं, है ना। रामू किराने दुकान से आलू लेके आया, बात खत्म, और रट्टा थोड़ी मारने का है, ठीक है। आलू खरीद के आया, सेंस वही है, ऐसे तो लेके थोड़ी आ जाएगा, कुछ देना पड़ेगा पैसा, ठीक है। क्लियर हो गया बेटा ये वाला? आप बोलो ऐसे ही लिखूं कि दूसरे तरह से लिखूं, जैसे मैं बोल रहा था, सेम है, ठीक है, चलेगा, चलेगा, समझ में आ रही है? जो भिन्न भिन्न द्रव्यमान के होते हैं ना, उसी का सरल अनुपात होता है। क्लियर हो गया? चलो साहब, अब बोलोगे सर एक तो आपने ये वाला जो एग्जांपल बताया ना, ये मुझे सेट नहीं हो रहा है, मैं इस वाले को समझा देता हूं, ठीक है। चलिए यहां पर उदाहरण करके लिखा देता हूं। नाइट्रोजन ऑक्सीजन गैस से संयोग कर निम्न 5 ऑक्साइड बनाते हैं। एक्चुअली मैं एग्जांपल ये वाला क्यों दे रहा हूं आपके यहां, इसके पीछे रीजन है। कई स्कूलों के जो टीचर होते हैं ना, बंद डब्बा दिमाग होते हैं, समझ रहे हो? बंद डब्बा समझ सकते हो ना।
उसके अलावा कुछ सोचना नहीं चाहते और उसके अलावा कुछ करना नहीं चाहते हैं और उसके बाहर निकल नहीं सकते हैं क्योंकि ढक्कन तो ऑलरेडी बंद है। अब उसको खोलने का चाबी उसी के पास है, उसके खोलने का चाबी उसी के पास है, पर वो कभी खोलते ही नहीं है या खोल ही नहीं सकते हैं, है ना। तो अब समझ क्यों चाबी भी खोलने तक आना चाहिए ना, सबसे बड़ी चीज है। चलो हो गया। तो यहां पर मैं लिख देता हूं नाइट्रोजन के ऑक्साइड, हमारे पास नाइट्रोजन के ऑक्साइड कौन कौन सा आया था, हमने लिखा था, आपको याद होगा, N2O। नाम लिखने की जरूरत नहीं है अभी, टेंशन मत लिया करो। दूसरा है NO, तीसरा है N2O3, N2O4, N2O5। एक्चुअली ये है बेटा, ये ऐसा है N2O, N2O2 है, ये समझ रहे हो, ये डाइमर के फॉर्म में होते हैं, लेकिन सरलतम रूप में हम इस रूप में लिख सकते हैं क्योंकि इस रूप में भी होता है ये, इसलिए हम ऐसा लिख लिया। चलिए अब यहां पे क्या करेंगे हम लोग, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात देखेंगे द्रव्यमानों में। चलो बताओ क्या ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का अनुपात आ रहा है, पहले वाले में बताओ कितना आ रहा है, बोलो। नाइट्रोजन के कितना होता है परमाणु भार, 14, और कितने नाइट्रोजन, 2 ना, तो कितना हुआ 28, 14 दूनी 28 अनुपात 16। यहां पे कितना है 14 16, इसमें कितना हुआ 28 32, नहीं 48, 16 3 48 मेरे भाई। हाँ इसमें कितना आया 28 है ना, 64, ठीक है। और ये 28 अनुपात 16 पंचे 80, ये हो गया। लाइन से नहीं दिख रहा होगा तो लाइन से लिख लीजिएगा, मेरे से यहाँ से देखता हूँ तो उल्टा सीधा हो जाता है। ठीक है, ठीक है, चलेगा ना। अब यहाँ से देखता हूँ तो इधर से सब कुछ एकदम बैलेंस में दिख रहा है, ऐसा लग रहा है एकदम सही है ना। सब किसी भी चीज़ को देख लो, ठीक है, समझ में आई बातें, ये है। अब यहाँ पर आप देख रहे हो कि अनुपात सबका 28 नहीं दिख रहा है, यहाँ पर 14 दिख गया, तो उसी के बराबर करो ना, सबके बराबर करो। या तो इसको 28 करो, कैसे 28 करोगे, 2 से गुणा करोगे तो होगा, या फिर सबको 2 से भाग दे दो तो 14 हो जाएगा। बराबर करना है ना, एक का द्रव्यमान बराबर होना चाहिए, तो हमको बराबर नहीं है तो बराबर करना पड़ेगा। वैसे बराबर है, देख लीजिए तो क्या होगा, सरल थोड़ा सा अनुपात है ना। मैं यहां पर इसी चीज जगह पे लिख सकते हैं इसको चाहे तो, ठीक है, मैं यहां पर लिख देता हूं, ये इसको आगे बढ़ाना पड़ेगा। तो इस जगह पे अनुपात क्या मिला, फिर से मैं लिख देता हूं, जरूरी नहीं है कि लिखना है, तो इस तरफ इक्वल हो जाएगा ना, सब इक्वल कर देते हैं। तो कितना हुआ 14 कर दें सबको, तो 2 से भाग देना पड़ेगा, तो कितना हुआ 14 अनुपात 8, 14 अनुपात 16, 14। ऐसा नहीं कि सबको भाग देना है, आपको इक्वल, एक को तो इक्वल ही करना पड़ेगा। उन्होंने कहा ना एक का द्रव्यमान निश्चित है, दूसरे का भिन्न भिन्न है, तो भिन्न भिन्न को पता लगाएं कितना भिन्न है। चलिए हो गया, इसमें कितना 14 कितना होगा 24, 14 32, 14 40। अब यहां पर देखो ऑक्सीजन का अनुपात ऑक्सीजन के साथ कितना मिला, देखो तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौके 32, 8 पंचे 40। तो हम उदाहरण जो एग्जाम में लिखेंगे ऐसा कुछ लिख लीजिएगा, ठीक है। तो यहां पे बातें बता देता हूं। अतः नाइट्रोजन के निश्चित अनुपात निश्चित शब्द को स्थिर भी लिख सकते हो ना, स्थिर अनुपात। मैं अनुपात शब्द नहीं लिखाऊंगा, द्रव्यमान लिख देता हूं, चलेगा।
स्थिर द्रव्यमान, निश्चित द्रव्यमान के निश्चित द्रव्यमान से ऑक्सीजन के भिन्न भिन्न द्रव्यमान संयोग करते हैं। जहां ऑक्सीजन का का अनुपात कैसा है? सरल है। ऑक्सीजन का अनुपात 1:2:3:4:5 जो कि सरल अनुपात है। क्लियर है बेटा? आसान हो गया? तो जो चीजें मुझे बहुत मेहनत लगा था अपने टाइम पढ़ने में, हो सकता है आपके स्कूल के आपके दोस्तों को भी तकलीफ हो, लेकिन याद रखना यहाँ पे 5 नियम जो पढ़ाया जाएगा, 5 के 5 नियमों को आपके दिमाग में बिठाना पड़ेगा आपको। कुछ समझ में आया? ये मत सोचना सर कौन सा इंपॉर्टेंट है, कोई भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। और ये तो कोई कठिन था नहीं, ना पहला कठिन था ना दूसरा कठिन था, तो तीसरा कौन सा कठिन हो गया? ठीक है, अब चलते चौथे नियम की तरफ चले। तो सर आपने बहुत सारे एग्जांपल दिए लेकिन समझाए नहीं, आप तो खुद ही कर सकते हो ना। कैसे? यहां पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन का अनुपात कितना है बेटा? देखो तो हाइड्रोजन है 2, इसमें भी 2 है, और ऑक्सीजन इसमें है कितना? 16, और इसमें कितना है? 32। तो ऑक्सीजन का अनुपात ऑक्सीजन के साथ कितना है? 16:32, यानी कि 1:2, 16 कम 16, 16 दूनी 32। ठीक है ना? सब कर सकते हो, इसको भी कर सकते हो, वो तो बता ही दिया मैंने वहां पर पूरी डिटेल में, ये भी कर सकते हो। क्लियर है? समझ में आ गया? बस, और कुछ नहीं। वो तो इतना नहीं करोगे तो भी दिखता है, 2 हाइड्रोजन बराबर हो गया। ऑक्सीजन 1 में 1 है, 1 में 2 है, तो 1:2 डायरेक्ट दिख रहा है। क्यों पचड़ा करना? लेकिन वही है ना बात, सेंस जहां से है वहां से ढूंढना पड़ता जरूरी है ना। यहां पे भी देख लो, सल्फर सब में समान है, ऑक्सीजन 1 2 3 है, तो अनुपात 1 2 3 ही है ऑक्सीजन का। सही है? इसमें भी दिख रहा है क्लोरीन का द्रव्यमान तो 1 ही होगा, और फ्लोरीन 1 2 3 यानी 1 3 5 7 अनुपात में आ रहा है। 1 3 5 7 दिख रहा है, 1 3 5 7। सरल क्यों है बेटा ये? क्योंकि वो यहां पर देखते जाए हर स्थिति में 2 2 बढ़ते जा रहा है। ठीक है? और अगर जब द्रव्यमान करके देखोगे ना एकदम क्लियर समझ में आएगा वो चीज। और ठीक है, तो चलिए आगे चले। नहीं लिख सकते, वहां पर लिख सकते थे, यहां पर नहीं लिख सकते। अब बोले सर क्यों? क्योंकि NO जो है ना, NO के फॉर्म में भी होता है और N2O2 के फॉर्म में भी होता है, इसलिए हम दोनों लिख सकते थे उसको। तो अब यहां पर हाँ वो लिख सकते हैं, लेकिन ये इसी रूप में ज्यादा से ज्यादा अणु के रूप में रहती। इसको द्विलक के फॉर्म में, हम उसको डाइमर बोलते हैं। 2 अणु में जुड़े रहते हैं एक साथ तो उसको डाइमर बोलते हैं। 3 अणु में जुड़े रहते हैं तो ट्राइमर बोलते हैं। बहुत सारे अणु में जुड़ जाते हैं ना तो पॉलीमर कहते हैं। अब जानते हैं ये सब पॉलीमर है, ये प्लास्टिक पॉलीमर है। ठीक है, आगे चले। नियम क्लियर? किसने दिया था भाई? जॉन डाल्टन ने दिया था 1803 में। मैंने नहीं लिखा इसमें, कहां पे है? अच्छा, इंग्लिश में लिखा है। हाँ, जॉन डाल्टन ने दिया था 1803 में। इस नियम को याद रखिएगा। ठीक, अब चलते हैं अगले नियम की तरफ। गैलो-सैक का गैस आयतन संबंधी नियम, यह सबसे सरल है अभी तक में। और गैलो-सैक ने नियम जो रासायनिक समीकरण का दिया, रासायनिक अभिक्रियाओं का दिया है, वो गैस के आयतन से संबंधित नियम है। यानी जैसे सब में द्रव्यमान संबंधित दिया था ना, सब में द्रव्यमान था, पहले वाले में भी द्रव्यमान था, दूसरे में भी द्रव्यमान था, तीसरे वाले में भी द्रव्यमान था। यहां पर बोलता है कि मैं आयतन संबंधित नियम दे रहा हूं, यानी गैस का आयतन से संबंधित बातें हो रही हैं। तो इन्होंने क्या कहा था? अगर समान ताप और समान दाब पर किन्हीं 2 गैसों की अभिक्रिया आपस में कराई जाए, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, यदि टेम्परेचर और प्रेशर को हमने चेंज नहीं किया, ताप और दाब को स्थिर रखा है, क्योंकि गैस पर ताप का प्रभाव पड़ता है। ताप लगाओ, गर्म करो, गैस फूल जाती है, बड़ा हो जाता है। ठीक है ना? आयतन बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है? गर्म करोगे तो आयतन बढ़ता है। आयतन समझते हो? बलून है, ठंडे वातावरण में बलून सिकुड़ जाएगा,
ठंड के दिनों में मस्त वो फुटबॉल आता है ना, बलून वाला फुटबॉल, जब ठंड जोर से पड़ती तो वो फुटबॉल, गर्मी जब पड़ती तो ये है ना, धूप में डाल दो तो फटता क्यों है? क्योंकि गैस फैलता है। इसीलिए जब टायर में हवा भरते हो तो गर्मी के दिनों में थोड़ा कम भरा करो, ठीक है, और ठंड के दिनों में ज्यादा भर सकते हो। लेकिन जब लंबी रनिंग होगी ना तो टायर गर्म होता है, तो गैस भी गर्म होगा, फट भी सकता है। तो समझ में आई बातें? चलो, क्या बोला मैंने यहां पे, इसके क्या बोला इसने, समान ताप एवं समान दाब पर, मैंने ताप और दाब के बारे में एक्सप्लेन किया, ताप और दाब का प्रभाव पड़ता है गैस के आयतन पर। तो समान ताप और समान दाब पर यदि कोई दो गैसें आपस में संयोग करती हैं तो उनके आयतनों में एक सरल अनुपात होता है। यदि दो गैसें संयोग करती हैं, ध्यान रखना काम की बात इधर है, यदि दो गैसें संयोग करती हैं तो यानी गैस अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ यदि गैस हो, मैं ये भी बोल सकता हूं, तो गैसें अगर संयोग करती हैं तो उस समय उनके आयतन में एक सरल अनुपात होता है। क्लियर है? अब चलो मैं मान लेता हूं यहां पे एक बड़ी, अरे यार ये काटे जा रहा हूं, जमे जा रहा है। हाँ, मैं मान लेता हूं हाइड्रोजन एक गैस है, आपको पता होना चाहिए, क्लोरीन भी गैस है, पता है नहीं बात, क्लोरीन गैस, ये दोनों रिएक्शन करके बनाता है 2HCl, ये भी एक गैस है, याद रखना, ध्यान देना। यदि दो गैसें आपस में संयोग करती हैं तो इनके मध्य एक सरल अनुपात होगा। यहां पर देखो हाइड्रोजन कितना लेना पड़ा, 1, क्लोरीन कितना लेना पड़ा, 1, यानी 1 लीटर ये भी मान सकते हो, जैसे भी माने। इसके बाद ये कितना मिला, 2 लीटर मिला, ठीक है। तो इसका आयतन क्या है, वॉल्यूम कितना है, 1 है, इसका आयतन कितना है, 1 है, इसका आयतन कितना है, 2 है। तो अगर मैं ये कहता हूं कि बनने वाला पदार्थ भी अगर गैस हो तो वो भी सरल अनुपात में होगा। ठीक, परिभाषा क्लियर? बेटा ये सब पढ़ाने का नहीं होता, सिर्फ लिखा के भेज देने का होता है। स्कूल में लिखाया, अगर इस ट्यूशन है तो लिखा दिए, 2 बात कह दिए, हो गया उत्तर। आपके दिमाग को प्रोसेस करना, आप घर में जाके जो चालू करते हो यहीं पे चालू करो, घर में जाके प्रैक्टिस करो, मेहनत करो, करना पड़ेगा। जो लिखते हो उस टाइम भी दिमाग चलता है, आप चलते हैं नहीं, और लिखते तो क्या हो जाता है, बड़े जो पढ़ा याद भी आ जाता है, वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ती, अगर देखना पड़ता है थोड़ा बहुत देख लो। ठीक, तो चलिए यहां पे क्या हुआ, यदि दो गैसें आपस में संयोग कर रही हैं तो उनके अनुपात में सरल अनुपात होगा, उनके आयतनों में सरल अनुपात होगा। यदि अभिक्रिया के बाद अभिक्रिया से उत्पाद बनने वाला पदार्थ भी अगर गैस है तो वो भी सरल अनुपात में होगा। तो यहां पर अनुपात क्या आया, 1:1:2। देखो मैं परिभाषा अपने, रासायनिक अभिक्रियाओं में गैसें संयुक्त होती हैं या बनती हैं, ठीक है, तो उनके आयतन सरल अनुपात में होते हैं। बस यही कहानी है इसकी। मिल गया जवाब? क्या बोला, रासायनिक अभिक्रियाओं में गैसें संयुक्त होते हैं। अब बोलने का तरीका हम सब जो लिखते हैं तो थोड़ा सा ज्यादा होशियार बन जाता है ना, ठीक है। तो क्या बोला मैं, और यहां पर लास्ट में लिखा है जब सभी गैसें समान ताप एवं दाब की स्थिति में है, जिसको मैंने शुरुआत में लिखा था। क्या बोला था, जब समान ताप और दाब पर दो गैसें आपस में संयोग करती हैं, या गैसें संयोग करती, लिखते दो गैसें, क्या 3 भी हो सकती हैं कभी, है ना, आपस में संयोग करती हैं तथा बनने वाला पदार्थ भी गैस हो तो वो सरल अनुपात में होते हैं। कभी भी याद रखना, कोई चीज गलत नहीं होता है अगर वो सही सेंस में जा रहा है, ठीक है। तो आप ऐसे अपनी मर्जी रट्टा मार के जाओगे तो फिर वही लिखोगे, और रट्टा वाला गायब हो गया तो रट्टा लगाते समय पूरा दिमाग लगा लेना, रट्टा लगाओ पर पूरा दिमाग लगा लेना, ठीक है, ताकि मैं अगर अपनी भाषा में बोल सकूं तो कैसे कैसे बोल सकता हूं, ऐसे करें, ठीक है ना। क्लियर है सबका? तो ये एक एग्जांपल मैंने दे दिया। चलो उदाहरण 1, बेटा ये आयतन है ना जो मैंने यहां पर लिखा है नीचे। आयतन कैसे पता लगेगा बताता हूं। ये इसको बोलते हैं, यहां पर जो अंक, इस अणु के सामने जो भी नंबर रहेगा वो, जैसे मैंने लिखा ये H2, तो ये H2 एक अणु है। अब मैंने 2H2 लिखा तो ये 2H2 है, ठीक है। 3 लिखा तो 3H2 है, मतलब H2 3 है। अब मैंने यहां पर लिखा है H2, मतलब है कि एक हाइड्रोजन ये हुआ और दूसरा हाइड्रोजन ये आपस में जुड़ करके, तो 2 परमाणु से जुड़ा हुआ है।
समझ रहे हैं ना? तो ये बात हमें ध्यान रखना। तो दोनों नंबर का अलग अर्थ होता है। ये जो नंबर यहां पर लिखा है वो एक, उसमें कितने परमाणु उपस्थित है एक अणु में वो बताता है। जैसे मैंने लिखा H2SO4, तो यहां पर एक ही अणु में 2 हाइड्रोजन है, यस, एक S है और 4 ऑक्सीजन है। कैसे कैसे जुड़ा होगा बात की बात मैं समझा दूंगा, सिखाऊंगा पूरा। अभी ऐसे थोड़ी जुड़ा होगा, गंदा है वो, गलत है। पर एक ही एक पूरा पैकेट है समझो, एक, ठीक है। लड्डू याद आया, याद आया ना? हाँ, चलो आगे बताता हूं। एक एग्जांपल और बता रहा हूं ना, ठीक है। उदाहरण 1, उदाहरण दूसरा। N2 + 3H2, ये सब गैस है बेटा, नाइट्रोजन गैस है, हाइड्रोजन गैस है और 2NH3 बनता है। सर समीकरण संतुलित करने कितने बच्चों को आता है चेक कर लेना, क्योंकि आगे जाकर के मैं संतुलित करना भी सिखाऊंगा। बहुत सारे बच्चों को वहम रहता है मेरे को तो आता है, नहीं मैं बता दूं, मैं गारंटी देता हूं कि आप में से किसी को नहीं आता। हाँ, क्यों क्यों गारंटी दे रहा हूं? इसलिए कि सिखाऊंगा ना भाई, है ना? इसलिए नहीं गारंटी दे रहा हूं कि तुमको छोटा दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, समझ रहे हो? तुमको बड़ा बनाने के लिए कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि हम वहम में ना जिए ना, ठीक है नहीं? वो हमारी एक सिस्टर है ना, मुझसे मतलब 3rd नंबर, मैं सबसे बड़ा हूं, तो मेरे भाई है, भाई बाद मेरी सिस्टर आती है, बड़ी बहन है मेरी, समझ लो, तो सब बहनों में वो बहुत होशियार है। इनको तो पता ही है मेरे से कौन कौन है, मेरे पूरे रिश्तेदार पता है इनको। तो वो बहुत होशियार है, मतलब उससे बेहतर दुनिया का कोई इंसान नहीं हो सकता। उसने कह दिए ये पेन काला है तो काला है, तुम जान दे दो बताने के लिए भी काला नहीं है तो क्या है, ये सफेद तो ये काला, उसकी मर्जी। अगर बोल दिया ये लाल है बोल दिया ना, तो तुमको मानना पड़ेगा, मर जाओगे। वो लाल से कभी ये ग्रे हो ही नहीं सकता है, समझ रहे हो ना? ऐसे होशियार लोग होते हैं। अब समझ में आई बात? तो जिद वाली बात होती तो वो 1 नंबर का है वो, समझ रहे हो ना? तो यही बात बता रहा हूं। तो आदमी को कैसा होना चाहिए, थोड़ा मानना भी चाहिए दूसरों की बात। तो इसीलिए बोल रहा हूं कि यहां पर मैंने आपको कहा कि आपको समीकरण संतुलित करना सिखाऊंगा, तो पहले चीजों को पकड़ के मत रख लो। एक दिन बताया था मैंने आपको, जो लोग पुरानी चीजों को पकड़ के रखा है ना, उसको झड़ाना पड़ता है पहले, तब वो बेहतर बन पाते हैं। तो 12th वाले बच्चों को अच्छा बना पाना 11th वाले बच्चों की तुलना में बहुत ज्यादा कठिन है, ठीक है? इसलिए 11 में जागना बहुत जरूरी होता है। चलो हो गया बेटा, इधर का देखें। अब इसमें आयतन देखें कितना दिख रहा है। देखो आयतन, आयतन इसमें देखो कितना नाइट्रोजन है, 1, तो भाई आयतन भी 1 है, क्योंकि जितने मोल की संख्या बढ़ेगी उतना आयतन बढ़ेगा। आपको बताया था मैंने, मोल समानुपाती, मोल समानुपाती, ये तो ये स्थिरांक हो गया। तो n समानुपाती v दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? जैसे आयतन बढ़ेगा मोल बढ़ेगा, या मोल बढ़ेगा आयतन बढ़ेगा। तो इस जगह की जो संख्या होती है इसको मोल कहते हैं, या तो मोल कहो या अणुओं की संख्या भी कह सकते हो, क्योंकि जितना ज्यादा मोल बढ़ेगा उतना अणुओं की संख्या बढ़ेगी। ये बात तो एकदम क्लियर हो चुका है। हमने मोल इसलिए पढ़ा ना 4 दिन, कुछ चीजें हम उसमें सीखेंगे करके। उनके प्रश्नों को हल करो बेटा, नहीं बन रहा है तो भी करते जाओ, आप करते जाओ। बस ये ध्यान रखना, जब उसको बनाना शुरू करोगे ना, आपके दिमाग खराब होने लगेगा। होने दो, पर 20 क्वेश्चन में 19 क्वेश्चन नहीं बने, मतलब गलत बन रहा है, गलत ही बन। पर ये नहीं सोचना कि नहीं मेरे से नहीं बन रहा है तो नहीं बनाऊंगा, ये अगर सोच के चलोगे ना तो कभी नहीं बना पाओगे। ये मैथमेटिक्स नहीं है। मैथमेटिक्स में एक सिस्टम को बता दिया था, उस सिस्टम को बार बार अलग अलग उसमें कॉपी करते जाते हैं। ये मैथमेटिक्स नहीं है, ये जनरल है, आपकी जिंदगी है। और जो जिंदगी होता है ना, उलझा हुआ रहता है। हर इंसान को क्या करना है बेटा, सुनो, पैदा होना है, मम्मी पापा बोलेंगे तो सुनना है, मम्मी बोले तो मम्मी बोलना है, पापा बोले तो पापा बोलना है, ठीक है? ये वो है, वो है, ये मतलब रिश्तेदारों को निभाना है, पैदा होना है, रिश्तेदारों को निभाना है, स्कूल जाना है, स्कूल से आना है, रट्टे मारने के लिए बोले, फिर अच्छा ये बहुत टफ हो गया। अब आम मेन जिंदगी क्या है सर, हर किसी का जिंदा रहना पहला उद्देश्य। तो इसके लिए क्या करें, भोजन करना है ना, कपड़ा लत्ता घर बना के सो जाना है, बस आराम से। फिर यही कहानी, फिर एक टाइम आएगा, है ना, 2-4 बच्चे, उसको पालना है। लगता बड़ा इजी है ना, बहुत इजी लगता है ना, लेकिन ये सब चीज छोटी छोटी, भोजन करना भी बहुत टफ है भाई। कमा के आओगे तब तो भोजन मिलेगा, इसी थोड़ी ऐसे 3 दिन से नहीं खाया तो भूख लगी है तो दे दो। क्यों?
क्यों? कह रहे क्यों? वो बोलता नहीं उसके बाद, अभी चाह दे दो ना। भिखारियों को ऑब्जर्व कर लिया मैंने, सही है ना? उसे तो भाग यहां से, दे दो ना, भूख लगी है। अच्छा, अब दे दिए, मान लो 10 रुपए पकड़ा दिए, एकदम ऐसे पकड़ के जाता है, 2-4 और भिखारी आते हैं, अभी कहता हूँ यार उस जगह पे एकदम स्मार्ट लगते हैं, नहीं देखे आप लोग, बहुत स्मार्ट लगते हैं, ये बेवकूफ बना के जा रहा है भाई मेरे को। तो समझ रहे हो, भिखारी मतलब तुमको बेवकूफ बनाने वाला। अब समझा? अब तुम बेवकूफ हो तो दोगे, कभी मत देना लाइफ में, क्योंकि भिखारी में जन्म लेते हैं, जब जब दोगे तब भिखारी जन्म लेते हैं। अगर उसी को बोलो चल काम करने के लिए, कभी नहीं करेगा। मेरे घर एकदम हट्टा कट्टा आया, बोलता है साहब भीख मांगने आया हूं। अच्छा ठीक है तो जाओ, मैं नहीं देता। तो बोलता है साहब कुछ तो दे दो। अब मैं चलो यार साला कल्ला काटना है तो दे दो यार, तो सिक्का निकाला 1 रुपया का दे दिया। क्या आएगा साहब साला ये भी बड़ा खतरनाक है, समझ रहे हो ना, इतनी बड़ा भयानक है। तो क्या बोलूं यार, कई रूप में भिखारी आते हैं, अब ध्यान रखना। कुछ लोग चंदा मांगने आते हैं मंदिर के नाम से, वो भिखारी है ना। कुछ लोग अनाथालय के लिए आते हैं, भिखारी है ना। किसी भी हालत में किसी भी तरह से कोई लोग आए, तुम्हारे पास ज्यादा पैसा है तो दो, उसकी जगह पे कोई सामान ले लो अपने लिए, अपने पड़ोसी के लिए, उसको खाना खिला दो, या ये कह दो भैया तेरे पास काम नहीं होगा इसलिए तुम भीख मांगने आए। तो मैंने उस आदमी को बोला एक काम कर, वो फावड़ा रखा हुआ है, मैं चल दिखा देता हूं, ये इसको प्लेन कर दे बेटा, मैं तेरे को आज का रोजी दे दूंगा। अब समझ में आया वो क्यों नहीं करेगा पता है? क्योंकि जब भीख मांगता है ना तो उसको एक दिन में 200 रुपया से 1000 रुपये कमाई होती है, और जब काम करेगा ना तो सिर्फ 200 रुपये 300 रुपये कमाई होगा। फायदा किसमें? तो इसीलिए ध्यान रखना। चलो हम बात कर रहे थे, जिंदगी भी सिखाऊंगा बेटा साथ में, ध्यान रखना। ये हो गया, मेरे को निपटाना नहीं है कोर्स, बनाना है तुमको, समझ रहे हो? बनाना है तुमको, हर दृष्टिकोण से बनाना है तुमको। ये देख रहे हो आप? क्या देख रहे हो यहां पे? ये कितना है? 1। चाहे वो वॉल्यूम में बोले तो जितना जितना नंबर रहेगा उतना ज्यादा वॉल्यूम, तो 1 नंबर है 1 वॉल्यूम। इसका वॉल्यूम कितना है? 3। इसका वॉल्यूम कितना है? 2। अनुपात क्या मिला बेटा बोलो तो? 1:3:2। अब व्यवस्थित कर दें तो 1:2:3 दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? सरल अनुपात। आपको भी कठिन नहीं लगा होगा बेटा, थोड़ी चीजें हैं वो कैसे वो 10-12 लिखा गया यहां पे, है ना, ये थोड़ा कठिन है आपके लिए, ठीक है। बाकी तो शब्द तो आसान है ना। तो हम ऐसे ही भाई 12th 11th वाले बच्चों के लिए बहुत आसानी से हम क्लियर कवर कर दें। इसी चीज को जाके 12th वाले को पढ़ा दूंगा ना भाई, तो सर दर्द करके बैठ जाते हैं वो बच्चे। आप लोग आसान लग रहा है ना एकदम? पढ़ा तो मैं ही रहा हूं ना, मेरे तो हालत खराब रहती है पढ़ाता हूं तो। आप देखना 9 बजे के बाद देखना, है ना, वहां पे जाके तो ऐसा लगेगा कि एक आदमी मार कूट के पड़ा हुआ है वहां पे। समझ है? बेसुध ऐसा दिखता हूं मैं, ठीक है। चलो आगे चलें बेटा। एवोगैड्रो का नियम, ठीक, फाइनल कर देते हैं इसको। कुछ चीजें हैं बस, और कुछ भी इसमें लिखा नहीं है, बस ये परिभाषा बस, और कुछ नहीं। 1811 में एवोगैड्रो ने यह दिया था, क्या कहा था देखें, समान ताप और दाब पर गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। समान ताप एवं समान दाब पर गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। एक बार और, अभी समझ में, आप सिर्फ पढ़ रहे हो, उसका अर्थ नहीं समझ में आ रहा है। अर्थ तब समझ में आएगा 2-4 बार पढ़ते हैं, चलिए देखते हैं नहीं क्या असर होता है दिमाग में, ठीक है, ट्राई करना। समान ताप और समान दाब पर गैसों के समान आयतन में, गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। यदि मेरे पास बहुत सारे गैस हैं अलग अलग, उनको मैंने, जैसे मैं बोलता हूं कि ये देखो एक, अच्छा सिलेंडर बना देता हूं, चलिए ये एक सिलेंडर है, ये दूसरा सिलेंडर है, ये तीसरा सिलेंडर है, ये चौथा सिलेंडर है, अच्छे से पैक है वो, ठीक है। ये सबका आयतन मान लेते हैं V है, इसका V1 है, इसका V2 है, ये V3 है, V4 कह देता हूं आयतन को, ठीक है। कितना बोल रहा हूं? V4।
मैं ये बोल रहा हूं कि सबका आयतन बराबर है। चलो V1 बराबर V2 बराबर V3 बराबर V4, ठीक है। वैसे ऐसे भी लिख सकता था, V से लिख सकता था। आयतन है 1 लीटर है, चलो मान लेते हैं सब बराबर कितना, चलो 1 लीटर का है। कितना है? 1 लीटर है, ठीक है। इसमें मैंने हाइड्रोजन गैस भर दिया, इसमें मैंने क्लोरीन गैस भर दिया, इसमें ऑक्सीजन गैस भर दिया, इसमें नाइट्रोजन गैस भर दिया, ठीक है। सबका ताप बराबर, तो यहां बोलूंगा आयतन, ताप, दाब बराबर है या समान है। सबका ताप समान है, सबका दाब समान है और सबका आयतन समान है, तो क्या समान होगा? अणुओं की संख्या समान होगी। समझ रहे हो? क्यों? क्योंकि एक निश्चित आयतन में निश्चित वॉल्यूम आता है। तो इसी से जन्म लिया था ये वाला कहानी, V बाई 22.4। समझ रहे हो आप? क्योंकि भाई आयतन समान है, अणुओं की संख्या जब में समान हो जाती है, क्योंकि आयतन समान है तो अणुओं की संख्या समान है। देखो आयतन V समानुपाती N, और N का मतलब होता है अणुओं की संख्या के साथ संबंध। तो अगर मैं इसको ऐसे लेके चलता हूं N0 बाई Na, तो क्या देखने को मिलेगा? जरा देखो तो, फॉर्मूला मिल गया हमको, हमारा V बाई 22.4 इज इक्वल टू N0 बाई Na। ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, आपको पता है। कांस्टेंट मतलब निश्चित अंक है, चेंज होने वाला अंक नहीं है। जब ये दोनों निश्चित अंक है तो हमें क्या मिला? V के पास V, अच्छा अब यहां पर मैं इसको लिख सकता हूं V इज इक्वल टू 22.4 बाई Na N0। अब ये क्या है? कांस्टेंट है, तो V इज इक्वल टू K N0, यानी कि V समानुपाती N0। यानी क्या हुआ? आयतन बढ़ेगा तो अणुओं की संख्या बढ़ेगी, आयतन घटेगा तो अणुओं की संख्या घटेगी। तो आयतन संबंध है, उसके अणुभार से संबंध है ही नहीं है कहीं पे। देख रहे हो अनुबंध आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है ना? तो किससे संबंध आया? ओनली अणु। तो ये सब करने की जरूरत नहीं है, ये सब जानने के लिए मैंने बताया। हो गया है नियम खत्म, ऊपर ही यही बस, ये कुछ नहीं लिखना तुमको। अब समझ में आ गया? मेरा काम है बेटा तुम्हारे साथ कोई बेईमानी नहीं करना है। समझ रहे हो? बेईमानी मतलब क्या होता है? मैंने ये टॉपिक छोड़ दिया, पता ही नहीं चला। आज नहीं तो 2 साल बाद, या कॉलेज में जाओगे तो 2 गाली बकोगे कि यार ये विक्रम सर ने ये छोड़ दिया। मैं छोड़ूंगा नहीं, हाँ मैं बता जरूर दूंगा कि ये टॉपिक मेरे पढ़ाने का नहीं है, आप पढ़ सकते हो, तो उस जगह पे भले मैं बता दूंगा, लेकिन वैसा करता बहुत कम हूं। ठीक है, तो कर लोगे? समझ में आ गया? तो आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू। और ये सारी चीजें अपनी कॉपी में होनी चाहिए, ये कुछ करने की जरूरत